एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो एक टॉपिक और रह गया था थोड़ा सा, क्या मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ और पीडीएफ कैसा होता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ और सीडीएफ कैसा होता है, पीएमएफ वहां पे एक्चुअली होता है और सीडीएफ होता है, कैसा होता है ये बता चुका हूं। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का भी पूरा 1-1.5 घंटे लेक्चर लेके अच्छे से समझाया था, उसका सीडीएफ एंड पीडीएफ, व्हाट कुड बी द नेचर ऑफ पीडीएफ एंड सीडीएफ विल बी, है ना। अब अगर मिक्स रैंडम वेरिएबल है उसका नेचर कैसा होगा, तो एक छोटा सा लेक्चर है जिसमें हम ये सीखने वाले हैं कैसा पीडीएफ सीडीएफ होगा। कैसे पीडीएफ और सीडीएफ को देख के आई कैन कंक्लूड दैट whether given random variable is discrete random variable, whether given random variable is continuous random variable, whether given random variable is mixed random variable। तो mixed वाला रह गया था, उसका पीडीएफ सीडीएफ का नेचर मैं बता देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे, कौन से पीडीएफ सीडीएफ सिंगल रैंडम वेरिएबल के पीडीएफ सीडीएफ गिवन होंगे, वहां प्रोबेबिलिटी निकालने का क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन। तब उसमें मिक्स रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस के भी हो सकते हैं, डिस्क्रीट के भी हो सकते हैं ना। तो उस तरह के क्वेश्चन करेंगे और गेट में आए हुए क्वेश्चन भी 1-2 लेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं। सीडीएफ फंक्शन पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, वहां से प्रोबेबिलिटी निकालने का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, सिंगल रैंडम वेरिएबल। देन विल मूव टू द, हम फिर ट्रांसफॉर्मेशन वाला, एक रैंडम वेरिएबल को दूसरे रैंडम वेरिएबल में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसका सीडीएफ पीडीएफ कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे, और वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हम मिक्स रैंडम वेरिएबल के बारे में बात करने वाले। मिक्स मतलब डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का मिक्स नेचर, मिक्स रैंडम वेरिएबल इसको बोलते हैं, है ना। तो एक चीज बताओ पहले, अब आपको मैं रिकॉल करा देता हूं सारे कॉन्सेप्ट, ये छोटा सा लेक्चर है और कंक्लूजन फिर आपको लिखवा दूंगा। सीडीएफ और पीडीएफ कैसा होगा मिक्स रैंडम वेरिएबल के लिए, हम पीडीएफ की ही बात करते हैं और सीडीएफ की बात करते हैं। देखो, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ कैसा होता था, स्टेयर केस फंक्शन। उसमें दो ही, मतलब कैसा हो सकता है, हमेशा स्टेयर केस फंक्शन, आइदर कांस्टेंट और स्टेप चेंज, कांस्टेंट स्टेप चेंज, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है अगर वो प्योरली, ठीक है। उसका पीएमएफ होता था। पीएमएफ क्या होता था, जहां जहां जिन जिन पॉइंट पे स्टेप चेंजेस होते थे सीडीएफ करो में, जहां जहां स्टेप चेंजेस होते थे सीडीएफ करो में, और जितने अमाउंट का स्टेप चेंज होता था जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को असाइन होने की या उस सैंपल वैल्यू को लेने की वही प्रोबेबिलिटी होती थी, और उसी को हम कहते थे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो जहां जहां स्टेप चेंजेस होते थे वो सैंपल वैल्यूज लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, जितने अमाउंट का स्टेप चेंज हुआ है उस पॉइंट पे वही प्रोबेबिलिटी होती थी उस सैंपल वैल्यू को असाइन करने की, और वही उसी जो डिफरेंट ऐसे सैंपल वैल्यूज हैं जहां जहां स्टेप चेंजेस हुए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी अगर हम बता देते थे, हम कहते थे यही डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। एकदम क्लैरिटी के साथ दिमाग में एक एक चीज बैठा लेना, ठीक है ना। अब अगली चीज पे आते हैं, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में मैंने बताया था जो इसका सीडीएफ होता है, इट इज प्योरली कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। किसी भी पॉइंट पे सीडीएफ कर्व में स्टेप चेंज नहीं हो सकता, किसी भी पॉइंट पे, वेदर इट इज इन पॉइंट, वेदर इज माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी पॉइंट, वेदर कोई इन बिटवीन का पॉइंट है, या रैंडम वेरिएबल 0 से 1 के बीच में वैल्यू ले रहा है तो इंड पॉइंट 0 और 1 पे स्टेप चेंज नहीं पॉसिबल है। सीडीएफ कर्व इज प्योरली कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट्स राइट फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अगर स्टेप चेंज किसी पॉइंट पे हो जाता है तो उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी होती है किसी भी फंक्शन की, ठीक है ना। तो स्टेप चेंज नहीं होता है प्योरली अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, देन इन सीडीएफ कर्व या सीडीएफ फंक्शन विल बी प्योरली कॉन्टिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट्स राइट फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। किसी भी पॉइंट पे स्टेप चेंज नहीं हो सकता। इसका पीडीएफ कैसा होता है, पीडीएफ भी प्योरली कॉन्टिन्यूअस इन नेचर होता है, बस जो इंड पॉइंट्स होते हैं, जो रैंडम वेरिएबल की रेंज होती है, जिस रेंज में रैंडम वेरिएबल वैल्यूज अज्यूम कर रहा है, जो इंड पॉइंट्स होते हैं रेंज के इंड पॉइंट्स, वहां पे स्टेप चेंजेस हो सकते हैं पीडीएफ कर्व में। सीडीएफ में तो कहीं स्टेप चेंज हो ही नहीं सकता, सीडीएफ कर्व में, है ना। पीडीएफ कर्व में स्टेप चेंजेस हो सकते हैं ओनली एट द इंड पॉइंट्स ऑफ द रेंज। बाकी पॉइंट्स पे पीडीएफ भी प्योरली कॉन्टिन्यूअस नेचर का होता है। इंड पॉइंट्स पे स्टेप चेंज है तो वहां पे डिसकंटिन्यूटी हो गई, बाकी सारे पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूअस होता है, बाकी और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये प्योरली कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की प्रॉपर्टी है। अब मिक्स रैंडम वेरिएबल क्या हो गया, अगर हम मिक्स रैंडम वेरिएबल के सीडीएफ की बात करें तो देखो, रिकॉल करा दिया ना, सीडीएफ
ऑफ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, CDF ऑफ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल कैसा होगा? ठीक है, दोनों को मिक्स करना, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस को। डिस्क्रीट में CDF में क्या होता है, स्टेप चेंजेज कांस्टेंट, स्टेप चेंजेज कांस्टेंट। तो स्टेप चेंज आता है CDF कर्व में, तो वो डिस्क्रीटनेस को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वहां पे एक सिंगल सैंपल की फिर प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करने लगती है, फाइनाइट प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, तो डिस्क्रीटनेस का स्टेप चेंज अगर है CDF कर्व में तो डिस्क्रीट नेचर शो होने लगता है कि नहीं? क्योंकि अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के CDF के बारे में जाएं तो देयर इज कांस्टेंट एंड स्टेप चेंज, कांस्टेंट एंड स्टेप चेंज, कांस्टेंट एंड स्टेप चेंज, देयर इज स्टेप चेंज। स्टेप चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से डिस्क्रीटनेस को। तो अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो CDF कर्व में देयर आर स्टेप चेंजेस, है ना, एट द सैंपल वैल्यूज व्हिच आर देयर इन द रैंडम वेरिएबल, है ना, सैंपल स्पेस में जो सैंपल्स हैं उन सैंपल्स पे देयर इज स्टेप चेंज इन CDF कर्व, यही तो होता है। ठीक है, और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, आपने क्या कहा, CDF इज प्योरली कंटीन्यूअस इन नेचर, देयर इज नो स्टेप चेंज और एनी काइंड ऑफ discontinuity is there in the CDF curve, it is purely continuous। अब इन दोनों को मिक्स कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, मिक्स रैंडम वेरिएबल का CDF मिल जाएगा। और CDF इज ऑलवेज ए नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, ये प्रोबेबिलिटी के रिलेशन से प्रूफ होता है ना, ये हमने जनरल प्रूफ कर रखा है कि CDF ऑफ एनी गिवन रैंडम वेरिएबल विल ऑलवेज बी नॉन डिक्रीजिंग नेचर। कोई आपसे पूछे तो अगर मेरा x कोई रैंडम वेरिएबल है विच इज ऑफ द नेचर ऑफ मिक्स रैंडम वेरिएबल, देन द CDF, अब एग्जाम्पल मिक्स रैंडम वेरिएबल का कोई पूछेगा तो अभी जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, जब कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को किसी सिस्टम से या मैपिंग करके दूसरे रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें मिक्स रैंडम वेरिएबल मिलेगा, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना, मिक्स रैंडम वेरिएबल पहचानेंगे भी और पढ़ेंगे भी। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो इसका CDF कैसा होगा, ऑब्वियसली ऑफ द नॉन डिक्रीजिंग नेचर, कॉन्टिन्यूअस होगा बहुत सारे पॉइंट्स पे ताकि ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की प्रॉपर्टी शो करने लगे, और स्टेप चेंजेस होंगे कुछ पॉइंट्स पे ताकि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का नेचर शो करने लगे। इन दोनों को मिक्स कर दो तो क्या मिल जाएगा, मिक्स रैंडम वेरिएबल। तो जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे, और ये नॉन डिक्रीजिंग होगा, यक्स को बढ़ाते जाओगे कभी ऐसा नहीं होगा कि ये घट रहा है। देखो यहां कई बार डॉट से दिखाते हैं, यहां स्टेप चेंज हुआ, ठीक है, फिर मान लो यहां स्टेप चेंज हुआ, फिर मान लो यहां स्टेप चेंज हुआ, है ना। फाइनली कभी कांस्टेंट भी हो सकता है ना, 1 पे कांस्टेंट हो गए। फाइनल एट x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे तो किसी भी CDF कर्व की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 ही होगी। इस नेचर का जो ये स्टेप चेंजेज हुए हैं जिन जिन पॉइंट्स पे, लेट्स से A पॉइंट पे स्टेप चेंज हुआ है, B पॉइंट पे स्टेप चेंज हुआ है, लेट्स से C पॉइंट, तो अगर CDF कर्व में एटलीस्ट एक पॉइंट पे स्टेप चेंज हो जाए, कम से कम एक पॉइंट पे स्टेप चेंज हो जाए और बाकी पॉइंट पे वो कंटीन्यूअस हो, तो ये किसका नेचर है, ये मिक्स रैंडम वेरिएबल के CDF को रिप्रेजेंट करता है। मिक्स, अगर एक सिंगल पॉइंट पे स्टेप चेंज हो गया किसी भी सिंगल पॉइंट पे और बाकी पॉइंट पे कंटीन्यूअस है, कम से कम एक पॉइंट पे स्टेप चेंज हो जाए और बाकी पॉइंट पे कंटीन्यूअस, तो ये किसकी निशानी है, मिक्स रैंडम वेरिएबल के CDF की है ना। एक से ज्यादा पॉइंट पे स्टेप चेंज है और बाकी पॉइंट पे कंटीन्यूअस है तो भी ये मिक्स रैंडम वेरिएबल ही है। जो कंटीन्यूअसटी है वो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्ड कर रही है, और जहां स्टेप चेंजेस हुए हैं वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को करस्पॉन्ड कर रहे हैं। दोनों का मिक्सचर है CDF, तो ये मिक्स रैंडम वेरिएबल को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, मिक्स रैंडम वेरिएबल। और मैंने बताया था कभी भी CDF कर्व में किसी पॉइंट पे स्टेप चेंज हो तो जितने अमाउंट का स्टेप चेंज हुआ है जिस सैंपल पे, उस सैंपल को अज्यूम करने की वही प्रोबेबिलिटी है जितने अमाउंट का स्टेप चेंज हुआ है। ये बताया था आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में जिस सैंपल पॉइंट पे जितने अमाउंट का स्टेप चेंज होता था उस सैंपल वैल्यू को अज्यूम करने की उतनी ही प्रोबेबिलिटी होती थी। तो देखो यहाँ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में सिंगल पॉइंट को अज्यूम करने की, सिंगल सैंपल वैल्यू को अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, 0। मिक्स में सिंगल पॉइंट अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो और फाइनाइट हो सकती है जहां जहां स्टेप चेंजेस हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में होता है। अब देखो कंटीन्यूअस मिक्स रैंडम वेरिएबल में क्या है, जहां जहां स्टेप चेंजेस हुए हैं उन सैंपल वैल्यूज को लेने की फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है। एक सिंगल सैंपल लेने की क्या है, फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है, और वो प्रोबेबिलिटी है कितना, जितने अमाउंट का स्टेप चेंज हुआ है जिस पॉइंट पे। सैंपल x इज इक्वल टू a को अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी क्या है,
जो ये जितने अमाउंट का ये स्टेप चेंज है, सैंपल वैल्यू बी को अज्यूम करने की फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है, एक सिंगल वैल्यू को अज्यूम करने की फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है, दैट इज नथिंग बट द स्टेप चेंज एट दिस पॉइंट। सैंपल वैल्यू सी को अज्यूम करने की फाइनाइट प्रोबेबिलिटी कितनी है, जितने अमाउंट का यहाँ स्टेप चेंज हुआ है, ठीक है ना। वैसे भी आप कहो, मैं अगर कहूं प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू ए की क्या है, मैंने सिखाया था पीडीएफ के रिलेशन से, सीडीएफ के रिलेशन से, ठीक है। मान लेते हैं ये स्टेप चेंज है कितने अमाउंट का, लेट से ये P1 अमाउंट का स्टेप चेंज है, ठीक है ना। तो इसको मैंने बताया था, इसको कैसे निकालते हैं बेटा, fx a माइनस fx a माइनस, यही तरीका होता था। किसी सिंगल पॉइंट की अगर प्रोबेबिलिटी बतानी हो, सिंगल सैंपल वैल्यू की प्रोबेबिलिटी बतानी हो फ्रॉम द सीडीएफ ग्राफ, फ्रॉम द सीडीएफ फॉर्म में, तो fx a वो सैंपल वैल्यू पे सीडीएफ फंक्शन की वैल्यू माइनस a माइनस पे, उससे जस्ट पीछे a माइनस पे सीडीएफ फंक्शन की वैल्यू। अब ध्यान से देखो, एक चीज और आपने पढ़ी थी, ये हमेशा ट्रू होगी कि सीडीएफ फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड से कंटिन्यूअस होने का क्या मतलब होता है बेटा, कि अगर a पे जो वैल्यू है वही a प्लस पे वैल्यू होगी, या a प्लस पे जो वैल्यू है वही a पे होगी। राइट हैंड साइड से कंटिन्यूअस का क्या होना, a प्लस एप्सिलॉन पे जो वैल्यू है वही a पे वैल्यू है, तो ये राइट हैंड साइड से कंटिन्यूअस हो गया। अब बताओ, मैं मान लेता हूं इस पॉइंट पे ये पॉइंट पे वैल्यू क्या है, लेट्स से ये पॉइंट पे वैल्यू है कुछ p वैल्यू है a, यहां पे ये वाला जो ये डॉट है ना, ये p को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाला डॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, बता दो, p प्लस P1 को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं, ध्यान से देखो, p प्लस P1 को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं, मैं इस चीज को एकदम समझा दे रहा हूं, p प्लस P1 को रिप्रेजेंट करेगा ये वाला डॉट। अब देखो क्या कह रहा है, p x इज इक्वल टू a पे fx की वैल्यू एट x इज इक्वल टू a माइनस fx की वैल्यू एट x इज इक्वल टू a माइनस a से जस्ट पीछे। अब देखो आपने कहा सीडीएफ फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू a वही होगी जो a प्लस पे वैल्यू होगी, क्योंकि सीडीएफ फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो a प्लस पे वैल्यू कितनी है, देखो a पे तो स्टेप चेंज दिख रहा है, तो आप कंफ्यूज हो गए कि a पे क्या वैल्यू लेनी है। तो मैंने आपको तरीका बताया था, जब भी सीडीएफ फंक्शन से किसी a पे वैल्यू बतानी हो तो जो a प्लस पे है वही a होता है, क्योंकि राइट हैंड साइड से हमेशा कंटिन्यूअस होगा हर पॉइंट पे सीडीएफ फंक्शन, प्रूव भी किया था। ठीक हो ध्यान से, तो a प्लस पे वैल्यू क्या है, देखो a पे तो स्टेप चेंज दिख रहा है, a प्लस पे वैल्यू तो यही है ना, p प्लस P1 है कि नहीं, इस पे स्टेप चेंज, उसके बाद देखो ये वाली वैल्यू, यही वाली वैल्यू है तो p प्लस P1, तो a प्लस पे जो वैल्यू है वही a पे वैल्यू है, तो देखो ये p प्लस P1 वैल्यू है। ध्यान से बताओ, ध्यान से बताना। और मैंने ये बताया भी था सीडीएफ कर्व में जिस पॉइंट पे स्टेप चेंज होता है, स्टेप चेंज होकर जहां वो पहुंच जाता है वही सीडीएफ फंक्शन की वैल्यू होती है उस सैंपल पॉइंट पे। यहां जिस पॉइंट पे स्टेप चेंज होता है उस पॉइंट पे भी हम एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइन करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिलती है, ये बताया था मैंने। जिस सैंपल पॉइंट पे स्टेप चेंज होता है, स्टेप चेंज होकर जहां वो पहुंच गया वही उस सैंपल पॉइंट पे सीडीएफ फंक्शन की वैल्यू होती है, दैट इज फॉर श्योर। तो ए पे स्टेप चेंज हुआ और वो पहुंच गया कहां पे, p प्लस P1 पे, तो ए पॉइंट पे सीडीएफ फंक्शन की वैल्यू p प्लस P1 होगी, ये भी आपको समझाया था। और वैसे भी देखो a प्लस पे क्या वैल्यू है, यहां पहुंच गया, अब a प्लस पे देखो जस्ट यही p प्लस P1 ही तो है, अब p प्लस P1 से ऊपर जा रहा है a प्लस पे, है ना, तो p प्लस P1 वैल्यू है a पे भी, माइनस a माइनस पे वैल्यू क्या है, a पॉइंट है, a जस्ट माइनस पे क्या वैल्यू है बताओ, p वैल्यू है कि नहीं, ध्यान से बताना। a पे तो स्टेप चेंज हो रहा था, a के जस्ट पहले देखो क्या है, यही p वैल्यू है कि नहीं, यही p वैल्यू है ऑलमोस्ट, और a पे जाके फिर स्टेप चेंज होगा, p से बढ़ के p प्लस P1 हो गया। a के जस्ट पहले वैल्यू क्या थी, p थी, तो अब देखो यहां कितना आ गया, P1 आ गया कि नहीं। तो मैंने क्या कहा, अगर सीडीएफ फंक्शन में जिस पॉइंट पे भी स्टेप चेंज हुआ है उस सैंपल को अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जितने अमाउंट का स्टेप चेंज हुआ है, कितने अमाउंट का स्टेप चेंज हुआ है, P1 अमाउंट का, तो P1 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इस सैंपल वैल्यू को अज्यूम करने की। जबकि जहां वो कंटीन्यूअस है, लेट्स से ये वाला पॉइंट ले लो, लेट्स से ये पॉइंट कोई डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी होती, प्रोबेबिलिटी जहां पे वो कंटीन्यूअस है, जहां पे स्टेप चेंज नहीं हुआ है सीडीएफ फंक्शन में, प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू d, तो इसको मैं कैसे लिखता, d माइनस, इसीलिए चीजें यूज करना आपको अच्छे से आना चाहिए। d की वैल्यू वही होगी जो d प्लस की होगी, और d पे देखो कोई स्टेप चेंज नहीं हुआ है, तो d और d प्लस की वैल्यू दोनों सेम है, इस वैल्यू को कुछ भी मान लो, ये वैल्यू कुछ है, लेट्स से P2 है,
डी माइनस पे भी वैल्यू देखो P2 ही है, डी पे भी देखो, डी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, इसका क्या मतलब, देखो कॉन्टिन्यूअस लग रहा है कि नहीं। लेफ्ट से इस पॉइंट को अप्रोच करोगे तो भी डी पे पहुंचोगे, इसी पे पहुंचोगे, राइट से अप्रोच करोगे तो भी इसी पॉइंट पे पहुंचोगे, और जो फंक्शन की वैल्यू डी पे है वो तो है ही। तो डी माइनस पे भी वैल्यू P2 होगी, जस्ट इसके पहले भी वैल्यू P2, जस्ट इसके आगे भी वैल्यू P2 ही, और डी पे तो P2 है ही, है ना। डी प्लस एप्सिलॉन, डी माइनस एप्सिलॉन, और डी पे सब पे वैल्यू क्या है, सेम है, P2 माइनस P2 इज इक्वल टू 0। तो जहां पे कॉन्टिन्यूअस है CDF फंक्शन, वहां पे एक सिंगल वैल्यू अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी, और वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, जहां पे CDF फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल वाले पार्ट को, और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में सिंगल पॉइंट अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, 0। समझ में आ गई बात इतनी। ये सारी चीजें जो कंक्लूजन लिखवा रहा हूं इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझाने वाले। तो लिख लो CDF फंक्शन कैसा होगा, मिक्स रैंडम वेरिएबल का। फिर इसी को डिफरेंशिएट करके मैं PDF जनरेट कर दूंगा, तो PDF का नेचर लिखवा दूंगा, है ना, और उसको भी समझा दूंगा ध्यान से, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस हो गया काम, ठीक है ना, बहुत इजीली। लिखिए, इफ देयर इज step change at least one point, if there is a step change at least one point in the CDF graph of a random variable, 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 and at other points it is of continuous nature, step change जहां पे वहां discontinuous nature हो जाएगा, step change है ना, and at other points it is of continuous nature, then the random variable corresponding to this CDF function, then the random variable corresponding to this CDF function, then the random variable corresponding to this CDF function will be mixed random variable, will be mixed random variable, will be mixed random variable, full stop। mixed random variable में प्रॉपर्टी लिख देते हैं। लिखिए दूसरा पॉइंट, Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283. the point where there is a step change, the point where there is a step change in the CDF function, the point where there is a step change in the CDF graph या CDF function, where there is a step change in the CDF graph or CDF function, then the probability of assigning that sample value, then the probability of assigning that sample value, then the probability of assigning that sample value will be finite, that sample value will be finite and equal to will be finite and equal to the amount of step change, and will be equal to the amount of step change at that point, amount of step change कितने का चेंज हुआ है, स्टेप चेंज होना चाहिए, और जितने अमाउंट का स्टेप चेंज हुआ है that will be the probability of assigning that sample value, ठीक है, स्टेप चेंज at that point, क्लियर है। बाकी जहां पे कंटिन्यूअस है वहां पे तो सिंगल पॉइंट अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली क्या होगी, 0 ही होगी बेटा, ठीक है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है और इस पे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, आप हिट एंड ट्रायल से आंसर रट लेते हो या किसी ने कुछ बता दिया तो रट लेते हो, एकदम लॉजिकली सीखो, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन दे दे कभी फंसोगे ही नहीं, जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है सारे मैं यहां बता दूंगा।
उस रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, लॉजिक रहो, लॉजिकली जो चीजें मैथमेटिकली, इसीलिए जो बेटा शुरू के लेक्चर मैंने पढ़ाए थे 6-7 घंटे हर चीज को कि ये क्यों ऐसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत लोगों को लगा होगा कि क्या सर पढ़ा रहे हैं ना, तो अब जब आप सीखना नहीं चाहोगे ढंग से तो आप यही कहोगे कि क्या सर पढ़ा रहे हैं, अब उसकी कोई दवा नहीं है, ठीक है ना। पीडीएफ कैसा इसका होगा उसको भी देख लेते हैं। अब इसी का पीडीएफ हम डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होता है। सिंपल सी बात है भाई। तो डिफरेंशिएट करो, जहां फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है डिफरेंशिएशन भी ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आएगा। अब स्लोप देखो क्या हो रहा है वो देख लेना, स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है, स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो वैसा देख लेना, वैल्यू घट रही है बढ़ रही है ना, वो नेचर आप देख लेना। मैं उसको बस मुझे जो बताना मैं वो बता रहा हूं, है ना। अब देखो एक पॉइंट आया ए, पॉइंट आया क्या ए, है ना, एक पॉइंट आया ए, ठीक है, एक पॉइंट आया ए, ठीक है। यहां पे क्या हुआ है स्टेप चेंज, और जहां पे स्टेप चेंज होता है डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, इंपल्स फंक्शन होता है कि नहीं। देयर इज अ इंपल्स फंक्शन, सिंपल सी बात है ना। क्या हो गया, देयर इज अ इंपल्स फंक्शन, यहां पे क्या होगा एक इंपल्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ये कुछ पहले कॉन्टिन्यूअस था, लेट्स से यहाँ पे आते आते देखो इस पॉइंट के जस्ट पहले स्लोप लग रहा है ऑलमोस्ट जीरो है, स्लोप जीरो मतलब ये ऐसे घटते इस तरह से आ गया, है ना। ये देखो यहाँ पे स्लोप घटते घटते इस पॉइंट के जस्ट पहले स्लोप डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जीरो हो रहा है। जहां पे स्टेप चेंज हुआ वहां पे एक इंपल्स फंक्शन आएगा। कितने अमाउंट का इंपल्स फंक्शन आएगा, जितने अमाउंट का स्टेप चेंज हुआ है, कितने अमाउंट का, P1 अमाउंट का। तो ये P1 क्या होता है, P1 एरिया अंडर दिस इंपल्स फंक्शन विच इज एग्जिस्टिंग एट x इज इक्वल टू a। ये डेल्टा x माइनस ए, ये इंपल्स फंक्शन क्या है, ये लिखा हुआ है, ये x इज इक्वल टू a पॉइंट है ना, x इज इक्वल टू a, तो ये x माइनस ए पे ही एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। उस लेफ्ट पॉइंट तो माइनस साइड में है, लेकिन उसको हम लिख किससे रहे हैं, a से लिख रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो ये डेल्टा x माइनस ए, अगर a निगेटिव नंबर हो तो ये क्या है, डेल्टा x तो x इज इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करता है, डेल्टा x माइनस ए अगर निगेटिव नंबर हो, क्योंकि आपने लेफ्ट हाफ में रखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि निगेटिव नंबर है ना, तो ये निगेटिव नंबर है तो माइनस, ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो डेल्टा ऑफ प्लस समथिंग, है ना। जैसे a की वैल्यू ले लो -1, a की वैल्यू अगर -1 ले लो, a की वैल्यू -1 है तो ये x माइनस -1 x प्लस 1, तो ये डेल्टा फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट कर जाता, -1 पे एग्जिस्ट कर जाता कि नहीं, और -1 इज नथिंग बट a, तो आपका a पे डेल्टा फंक्शन एग्जिस्ट कर जाता कि नहीं, वही चीज है, डेल्टा x माइनस a लिखेंगे, ठीक है। P1, और ये P1 क्या बता रहा है, जो ये यहाँ पे लिखा होता है डेल्टा फंक्शन के साथ में एम्पलीट्यूड की तरह, वो उसका एरिया अंडर कर्व होता है ना, एरिया अंडर कर्व होता है। इसका अगर एम्पलीट्यूड केवल देखें एट x इज इक्वल टू a पे तो वो तो इनफाइनाइट है, बट एरिया अंडर कर्व दिस इंपल्स फंक्शन इज नथिंग बट दैट P1, है ना। तो ये P1 अमाउंट का, तो P1 अमाउंट कहने का मतलब P1 एरिया का एक इंपल्स फंक्शन आ गया, जितने अमाउंट का स्टेप चेंज है। फिर देखो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, तो फिर देखो यहाँ पे फिर से स्लोप 0 हो रहा है, तो फिर से ये कुछ बढ़ रहा है। बी पॉइंट कहाँ है, बी पॉइंट कहीं यहाँ है, यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है ना, और यहाँ पे फिर से एक इंपल्स फंक्शन आ गया। अब ये कितने अमाउंट का चेंज है वो मैं दिखा देता हूँ, लेट्स से P3 अमाउंट का स्टेप चेंज है, तो यहाँ P3 अमाउंट का, वो P3 P1 से ज्यादा हो सकता है कम हो सकता है, वो तो देखना पड़ेगा। P3 अमाउंट का स्टेप चेंज हो गया, ठीक है। फिर से ये बढ़ने लगा, चेंज हो रहा है, कुछ भी, वो तो स्लोप पे डिपेंड करेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे C पॉइंट आया, C पॉइंट पे फिर से एक स्टेप चेंज है, और उसके करस्पॉन्डिंग ये स्टेप चेंज अमाउंट मान लेते हैं क्या है, P4 है, तो ये P4 के करस्पॉन्डिंग P4 अमाउंट का स्टेप चेंज है। तो जितने अमाउंट का स्टेप चेंज होता है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन उतने अमाउंट का, उतने एरिया का इंपल्स फंक्शन हो जाता है। ये बताया है ना, आप सिग्नल सिस्टम से पढ़ते हो, जहां पे भी स्टेप चेंज डिफरेंशिएशन, करस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएशन इज अ इंपल्स फंक्शन ऑफ द एरिया इक्वल टू द अमाउंट ऑफ स्टेप चेंज, यही होता है, ठीक है ना। ये आ गया।
आगे फिर देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ये पीडीएफ। तो देखो अगर ध्यान से देखो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ कैसा है, कॉन्टिन्यूअस नेचर का है, ज्यादातर पॉइंट्स पे, ज्यादातर पॉइंट पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस नेचर का है, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे क्या आया है, इंपल्स फंक्शन आया है। इंपल्स फंक्शन किसके करस्पॉन्डिंग आया है, जहां जहां सीडीएफ कर्व में क्या थे, स्टेप चेंजेस। तो अभी हमने कहा था मिक्स रैंडम वेरिएबल में एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पे स्टेप चेंज होगा सीडीएफ कर्व में, ठीक है, मिक्स रैंडम वेरिएबल के सीडीएफ कर्व में एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पे स्टेप चेंज हो रहा होगा 100%। एक से ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं, एटलीस्ट एक तो होगा ही होगा। तो जब डिफरेंशिएशन करोगे तो अगर एक स्टेप चेंज है एटलीस्ट, तो डिफरेंशिएशन में एटलीस्ट एक इंपल्स फंक्शन तो आएगा, मतलब मिक्स रैंडम वेरिएबल के पीडीएफ कर्व में एटलीस्ट एक इंपल्स फंक्शन जरूर होगा, एक इंपल्स फंक्शन जरूर होगा। बाकी पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूअस नेचर का होगा ऑलमोस्ट, है ना, लेकिन एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पे उसमें मिक्स रैंडम वेरिएबल के पीडीएफ में इंपल्स फंक्शन होगा, पीडीएफ कर्व में, है ना। तो अगर पीडीएफ कर्व कॉन्टिन्यूअस है मैक्सिमम पॉइंट पे और उसमें केवल स्टेप चेंजेस हैं जो कि इंड पॉइंट्स पे होते हैं, वो कैसा नेचर बता रहा है, अगर स्टेप चेंजेस पीडीएफ कर्व में है और बाकी पॉइंट पे वो कंटीन्यूअस है, स्टेप चेंजेस ज्यादातर इंड पॉइंट्स ऑफ द रेंज ऑफ द रैंडम वेरिएबल पे होते हैं, वो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ है। लेकिन अगर पीडीएफ कर्व में इंपल्स फंक्शन आ गया किसी एक सिंगल पॉइंट पे और बाकी जगह ये कंटीन्यूअस है भी और कहीं कहीं स्टेप चेंज भी है, पीडीएफ कर्व में स्टेप चेंज मिक्स रैंडम वेरिएबल को नहीं सिग्निफाई करता, सीडीएफ कर्व में स्टेप चेंज मिक्स रैंडम वेरिएबल को सिग्निफाई करता है, बताया था ना। तो आपका अगर पीडीएफ कर्व में मैक्सिमम पॉइंट पे वो कंटीन्यूअस है और एटलीस्ट एक सिंगल पॉइंट ऐसा है जहां पे इंपल्स फंक्शन है पीडीएफ कर्व में, तो वो मिक्स रैंडम वेरिएबल को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो स्टेप चेंज इन पीडीएफ कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट द, भूलना मत, स्टेप चेंज सीडीएफ कर्व में एटलीस्ट एक पॉइंट पे स्टेप चेंज और बाकी पॉइंट पे कंटीन्यूअस, तो ये मिक्स रैंडम वेरिएबल है। पीडीएफ कर्व में कंटीन्यूअस नेचर मैक्सिमम पॉइंट पे, और अगर एक ऐसा सिंगल पॉइंट कम से कम एक ऐसा है जहां पे इंपल्स फंक्शन आए, तब वो मिक्स रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। कंटीन्यूअस प्लस इंपल्स फंक्शन विल रिप्रेजेंट इन पीडीएफ विल रिप्रेजेंट द मिक्स रैंडम वेरिएबल। अब ध्यान से देखो, जहां जहां इंपल्स फंक्शन है पीडीएफ कर्व में, तो प्रोबेबिलिटी अगर मुझे x इक्वल टू ए अज्यूम करने की निकालनी हो पीडीएफ कर्व से, तो मैंने क्या आपको तरीका बताया था, सिंगल पॉइंट की निकालनी हो तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 x a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन, है ना, fx dx। आपको जब भी पीडीएफ कर्व से निकालना रहता है प्रोबेबिलिटी, तो जिस रेंज की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उस रेंज के अंदर पीडीएफ कर्व का एरिया निकाल लेते हो। तो हमें यहां सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है बेटा, सिंगल पॉइंट की क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या किया, उस सिंगल पॉइंट के लेफ्ट में एक पॉइंट ले लिया a माइनस एप्सिलॉन, बहुत ही स्मॉल, और एक a प्लस एप्सिलॉन। हम इस रेंज की प्रोबेबिलिटी निकालना है पीडीएफ कर्व से। अगर हम एप्सिलॉन को टेंड कर देंगे 0, तो ये a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन कोइंसाइड कर जाएंगे a पे, और मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, x इक्वल टू एक सिंगल पॉइंट की। अब ध्यान से देखो, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, तो a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन, इसके बीच में फंक्शन क्या है, एक इंपल्स फंक्शन ही है fx dx। fx जो पीडीएफ फंक्शन है fx बिटवीन a माइनस एप्सिलॉन एंड a प्लस एप्सिलॉन, एक सिंगल, देखो a माइनस एप्सिलॉन पे भी 0, a प्लस एप्सिलॉन पे 0, बस a पे एक इंपल्स फंक्शन आपको दिख रहा है, a पॉइंट पे एक इंपल्स फंक्शन दिख रहा है। तो a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन के बीच में आपके इस पीडीएफ फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक सिंगल इंपल्स फंक्शन की वैल्यू के बराबर। क्या है वो वैल्यू, आप लिख सकते हो क्या, p1 डेल्टा x माइनस a dx। और आपको ये पता है किसी इंपल्स फंक्शन का एरिया अंडर कर्व 1 होता है अगर वो इंपल्स फंक्शन लिमिट्स के अंदर हो। तो ये इंपल्स फंक्शन डेल्टा x माइनस a कहां एग्जिस्ट कर रहा है, a पॉइंट पे, और जो लिमिट है एरिया निकालने का a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन तक, मतलब आप ये क्या है, a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन के बीच में है, लिमिट्स के अंदर ये एग्जिस्ट करता है आपका क्या, ये इंपल्स फंक्शन डेल्टा x माइनस a। तो इसका एरिया क्या हो जाता है 1। तो आपको क्या आएगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, p1 बाहर आ गया, कांस्टेंट है,
a माइनस एप्साइलन टू a प्लस एप्साइलन, ये लिमिट है किसके इंटीग्रेशन की, इस डेल्टा फंक्शन की। और ये डेल्टा फंक्शन अगर लिमिट के अंदर है तो एरिया 1 देता है, लिमिट के बाहर है तो एरिया 0 देता है। और अगर एक पॉइंट लिमिट का ही पॉइंट हो, डेल्टा फंक्शन उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है जो लिमिट का एक पॉइंट है, तो ये क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, बताया था। तो अगर अंदर है लिमिट के पूरी तरह से एरिया 1 देगा, पूरी तरह से बाहर एरिया 0, और अगर वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द लिमिट पे वो एग्जिस्ट करता है, लोअर लिमिट या अपर लिमिट वाले पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, तो अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है ना, ये बताया था। अब देखो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 p1, ये लिमिट के अंदर है तो 1 आ गया। अब यहाँ एप्सिलॉन तो कुछ है नहीं, जो आया इस ये p1 इंटू 1 आ गया, यहाँ पे कोई एप्सिलॉन का फंक्शन है, एप्सिलॉन बचा है, नहीं बचा है। एप्सिलॉन होता तो एप्सिलॉन की वैल्यू रखते, तो ये ओवरऑल क्या आ गया, p1 आ गया, ठीक है ना। तो देखो सिंगल पॉइंट अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी आ गई कि नहीं। व्हेन देयर इज इंपल्स फंक्शन एट अ पॉइंट इन पीडीएफ कर्व, देन द एरिया ऑफ दैट इंपल्स फंक्शन will be the probability of assuming that sample value। और ये चीज मैंने पिछले लेक्चर्स में भी कई बार बताई है। अगर पीडीएफ कर्व में इंपल्स फंक्शन आ गया किसी पॉइंट पे, तो उस सिंगल पॉइंट को अज्यूम करने की फिर एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी आने लगेगी, और फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होगी क्या उस सिंगल पॉइंट को अज्यूम करने की, वही उस पॉइंट पे जो इंपल्स फंक्शन है उसका एरिया कितना है, वही उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी उस सिंगल पॉइंट को अज्यूम करने की। जबकि जहां पे इंपल्स फंक्शन नहीं है, उन सैंपल वैल्यूज को अज्यूम करने की, सिंगल सैंपल वैल्यूज को अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आती है, 0 आती है, क्योंकि एरिया अंडर करो जब ये निकालते हैं माइनस एप्सिलॉन पे प्लस एप्सिलॉन, वो 0 आ जाता है, तो वो 0 होती है। तो जहां जहां पीडीएफ कर्व में इंपल्स फंक्शन होंगे, उन सैंपल वैल्यूज को अज्यूम करने की फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होगी, उन सैंपल वैल्यूज को अज्यूम करने की, सिंगल सैंपल अज्यूम करने की भी फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होगी। और वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, द इंपल्स फंक्शन जो है उस पॉइंट पे उसके एरिया के बराबर। जहां पे ये कॉन्टिन्यूअस है, उन पॉइंट्स को अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी अभी भी, सिंगल पॉइंट अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी अभी भी क्या होगी, 0 ही होगी। तो अब इसको लिख लो पीडीएफ ऑफ द, तो यही चीज मैं बताना चाह रहा था, ठीक है ना, सिंपली। तो ये सब डायरेक्ट एनालिसिस करके डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हो। चलो लिखो इस चीज को, पीडीएफ ऑफ अ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल कैसे नेचर का होता है ये बता दूं। तो यहां पे एक एटलीस्ट स्टेप चेंज होगा, तो यहां पे एक एटलीस्ट इंपल्स फंक्शन होगा। तो इन द पीडीएफ ऑफ अ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, इन द पीडीएफ ग्राफ ऑफ अ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, there will be at least one impulse function, 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 there will be at least one impulse function at a point, and other points, and at other points it will be of continuous nature, it will be of mainly continuous nature, it will be of mainly continuous nature। ऐसा हो सकता है कि इंड पॉइंट्स पे स्टेप चेंजेज हो सकता है, यहां स्टेप चेंजेज हो भाई, है ना, हो सकता है स्टेप चेंजेज हो इन पॉइंट पे, है ना, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, स्टेप चेंजेज हो इन पॉइंट्स पे। तो इंड पॉइंट्स पे स्टेप चेंजेज हो कोई दिक्कत नहीं है, इंड पॉइंट्स पे स्टेप चेंजेज, मैक्सिमम जगह कंटीन्यूअस, और अगर एटलीस्ट सिंगल पॉइंट पे क्या हो जाए, सिंगल पॉइंट पे एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा पॉइंट हो जहां पे इंपल्स फंक्शन हो पीडीएफ कर्व में, तो ये मिक्स रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैक्सिमम पॉइंट पे कंटीन्यूअस, इंड पॉइंट पे मे बी स्टेप चेंजेस देयर और नॉट, हो भी सकता है स्टेप चेंज, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इंपल्स फंक्शन होना चाहिए, है ना। तो at least at one point there is impulse function, and mainly at other points it is of continuous nature, and maybe there is step change at the end points of the range of the random variable, at the end points of the range of the random variable, ऐसे लिख लो। तो एटलीस्ट एक इंपल्स फंक्शन होना चाहिए, किसी एक सिंगल पॉइंट पे इंपल्स फंक्शन होना चाहिए, बाकी जगह क्या है, कंटीन्यूअस नेचर का, और इंड पॉइंट्स में मे बी स्टेप चेंजेस देयर और नॉट, है ना। तो ये किसके नेचर को है, तो इंपल्स फंक्शन का होना उसको मिक्स रैंडम वेरिएबल बता रहा है। पीडीएफ कर्व से अगर आपको बताना हो, सीडीएफ से नहीं, किससे,
पीडीएफ से अगर आपको बताना हो, ठीक है ना। और जिस पॉइंट पे इंपल्स फंक्शन है, अब उस पॉइंट को अज्यूम करने की, सिंगल पॉइंट अज्यूम करने की एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होगी, एंड दैट प्रोबेबिलिटी विल बी नथिंग बट द एरिया अंडर कर्व इंपल्स फंक्शन। लिख लो इस पॉइंट को भी फुल स्टॉप। The point at which impulse function exists, the point at which impulse function exists, the point at which impulse function exists, the point at which impulse function exists will have a finite probability, will have a finite probability and equal to, will have finite probability equal to the area of impulse function, the equal to the area of impulse function at that point, area of impulse function at that point। तो सिंगल पॉइंट पे, अगर जिस पॉइंट पे इंपल्स फंक्शन है उस पॉइंट को अज्यूम करने की एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ इंपल्स फंक्शन एट दैट पॉइंट, जो एरिया है उसके बराबर होगा। ये भी चीज बता दी। तो अब आप पहचान सकते हो कि नहीं, केवल स्टेयरकेस फंक्शन हो प्योरली कांस्टेंट स्टेप चेंज, तो वो प्योरली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, सीडीएफ की बात कर रहा हूं, है ना। सीडीएफ अगर प्योरली कंटीन्यूअस हो, देयर इज नो स्टेप चेंज एट एनी पॉइंट, पूरे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी रेंज में हर पॉइंट पे कंटीन्यूअस, देन दैट इज अ सीडीएफ ऑफ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। If there is continuous nature at some points and at least at single point there is a step change, then that is the nature of the mixed random variable। ठीक है ना, इतनी बात हो गई। और जो स्टेप चेंज है उससे फाइनाइट प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकलती है, जितने अमाउंट का स्टेप चेंज है उस सैंपल वैल्यू को अज्यूम करने की वही प्रोबेबिलिटी हो जाती है फाइनाइट प्रोबेबिलिटी, जहां जहां सीडीएफ फंक्शन में स्टेप चेंज होगा। बेटा समझ में आई बात। अब ध्यान से चीजों को देखो। पीडीएफ तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में होता नहीं, पीएमएफ होता है, सिंपल सी बात, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का जो पीडीएफ होता है वो कैसा होता है, पीडीएफ होगा आपका कंटीन्यूअस नेचर का एट ऑल द पॉइंट्स, only at the end points of the range of the random variable there could be discontinuity of the nature of step change, तो end points पे step changes हो सकते हैं, तो वहां पे discontinuous हो सकता है, बाकी सारे पॉइंट पे continuous होगा। ठीक है, जबकि पीडीएफ ऑफ द मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल देयर विल बी कंटीन्यूअस नेचर एट द मैक्सिमम पॉइंट्स, एंड पॉइंट पे स्टेप चेंज हो सकता है, जैसा कि कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में होता है, स्टेप चेंज could be there, could not be there, but at least at one point there will be impulse function in the PDF, then that nature will be of the what, mixed random variable का हो जाएगा केस। ठीक है ना, mixed random variable का हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई, मिक्स और सबको कैसे पहचानेंगे। जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाए, कौन कैसे नेचर का होता है, वो अपने दिमाग में आप बैठा लो, उसको मैंने कई बार पहले भी बताया है, तो अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, है ना। उस चीज को मैंने मिक्स सीडीएफ ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल लिखवा चुका हूं, किस नेचर का होता है, सीडीएफ और पीडीएफ कंटीन्यूअस का कैसा होता है, बहुत ज्यादा डिस्कस किया है, लिखवा चुका हूं, उसको अपनी लैंग्वेज में ढाल लेना, उसको फिर से यहाँ पे मैंने एक बार कंपैरिजन के लिए रिवीजन कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आने वाला हूँ गेट के क्वेश्चन, 2-3 बेहतरीन क्वेश्चन सीडीएफ पे आए हुए हैं, और लोग सीडीएफ पढ़ाते नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन आप हवा में बस कुछ रट्टा मार के या कुछ चीजें देख के फार्मूला कर लेते हो, कन्विंसिंगली करेंगे और इतना इजी उसको बना देंगे कि लगेगा ये क्या है, तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं गेट में, है ना, बहुत ही सिंप्लीफाइड। और उसके अलावा 2-3 स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन लाऊंगा, वहां पे ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जहां पे आपको रैंडम वेरिएबल पहचानने का नेचर बताना होगा, सीडीएफ कर्व से प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन करना होगा, बड़े ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, है ना। और एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने की अलग तरह का एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछ ली जाती है, तो कैसे निकालते हैं, और जैसा कि एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में आपके आ सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन लेने वाला स्टैंडर्ड बुक्स के और गेट एग्जाम में आए हुए सिंगल रैंडम वेरिएबल के सीडीएफ और पीडीएफ पे बेस पे, कैसा भी रैंडम वेरिएबल हो, चाहे गॉसियन हो सिंगल रैंडम वेरिएबल हो, चाहे यूनिफॉर्म हो, चाहे जनरल किसी भी नेचर का हो, वैसे क्वेश्चन लेने वाले। ठीक है, तो ये उसके पहले ये बताना जरूरी था, क्योंकि उसमें मिक्स रैंडम वेरिएबल के भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं गेट में, और जो मैं स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के, उनमें भी ऐसे क्वेश्चन है, तो इसको भी पढ़ लें ताकि आपको ओवरऑल सारे रैंडम वेरिएबल के फीचर्स के बारे में पता है, ताकि आप देखो सीडीएफ पीडीएफ, जज कर लो ये कौन से रैंडम वेरिएबल है, कुछ करने की जरूरत नहीं, उसी के हिसाब से कैलकुलेशन भी कर पाओ, आपके कैलकुलेशन भी सिंप्लीफाई हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये किस रैंडम वेरिएबल के पीडीएफ या सीडीएफ को रिप्रेजेंट करता है ना, तो चीजें बहुत सिंप्लीफाई हो जाती हैं जब आप
एकदम बेसिक्स को बहुत अच्छा कर लेते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसके साथ, क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।